नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग सीएमएडी में आज चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो ये यूट्यूब के लिए ओनली रिकॉर्ड किया जा रहा है क्लास। ठीक है, यूट्यूब के लिए क्लास रिकॉर्ड किया जा रहा है ये, और इसमें आज चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से डिस्क्राइब होगा। जो टॉपिक जो चीज इसमें समझ में नहीं आएगा वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा अगर समझ नहीं आएगा जो टॉपिक। हाँ, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो आपको जब कमेंट करेंगे तो उसके द्वारा हो सकता है जवाब दे दिया जाए। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं और पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 5 आपका नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तो उसमें मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो में बने रहेंगे और अगले वीडियो का इंतजार किया करिए आप लोग। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। ठीक फिक्स है कि मिलना है, तय। मैं बोल दिया हूँ, जितने लोग विश्वास पर अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो जरूर मिलेगा। थोड़ा सा लेट सवेर हो जाता है लेकिन रिकॉर्ड हम आपके लिए अलग से टाइम निकाल कर रहे हैं। तो देखते हैं साइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और क्यूएसबी की वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वो जो डेमो वाला डेमो इसलिए डाल रखे हैं क्योंकि वही वीडियो में रिकॉर्ड करके उसको डाला हूँ, और बाकी उसके लिए भी अलग से रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन वह वीडियो इसलिए डाल दिया क्योंकि न्यूमेरिकल उसमें करवा रहा था। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम जो है आपकी ये नेक्स्ट क्लास की, सॉरी ये क्लास की। तो साइट ऑर्गेनाइजेशन आपका चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट चुके हैं, कर चुके हैं। तो सबका पीडीएफ आज रात कोशिश करूंगा देने के लिए, जहां तक हो जाएगा पीडीएफ दे दूंगा, पीएसबी का दे दूंगा, इसका भी दे दूंगा। ठीक है, चले तो स्थल संगठन देखें। तो यहाँ पे क्या है ना कि जब हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है साइट पर, ठीक है, साइट पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसमें हम लोग क्या संगठन बनाएं, कैसे उसको काम किया जा सके। ठीक है, तो उसकी पूरी व्यवस्था करना आपको यहाँ पर साइट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा जो देखेंगे वह है स्थल प्रबंधन, मतलब साइट मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट हम साइट पर करेंगे, ये देखिए समझिए। तो क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो वास्तविक निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निर्माण स्थल पर, मतलब जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर समुचित व्यवस्था करना तथा कंस्ट्रक्शन मटेरियल एवं लेबर को सुचारू ढंग पर संचालन बनाए रखना स्थल प्रबंधन कहलाता है। मतलब अगर देखिए साइट मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आप जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ रहा है और जो लेबर है उनको सुचारू ढंग पर संचालन करना, कि मटेरियल जहां पर जरूरत हो वहां पर पहुंच जाए, और जो हमारा श्रमिक है, जो लेबर है, उनका संचालन कहाँ कहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई जाए, यह सब पूरा मैनेजमेंट करना ही आपका साइट मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बात अगर करते हैं, इसमें आगे बात करते हैं तो जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैनेजमेंट बहुत सारे कर रहे हैं हम लोग ना। यह मैनेजमेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर आपका स्टोर के लिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको कैसे स्टोर करना है उसके लिए पूरा व्यवस्था करना। ठीक है, उनका स्टोरिंग कैसे करना और कैसे साइड पर पहुंचाना है, वो सारे व्यवस्था इसमें हम लोग देखेंगे। और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक देखेंगे वह हम जो है लेबर वगैरह पर देखेंगे, और आगे फिर तमाम स्टोरिंग है। तो सब पूरा 4 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं निर्माण सामग्री का कार्यस्थल पर संग्रहण या एवं हस्तांतरण का सिद्धांत। मतलब अगर देखें तो कार्य जो हमारा साइट चल रहा है वहां पर जो हमको मटेरियल रखना है, स्टोर करना है, ठीक है, तो उसको कैसे स्टोर करें, या फिर उनसे जब हमको लेकर जाकर कंस्ट्रक्शन काम करना है तो वहां से कैसे आप इजिली हमको उपलब्ध हो जाएगा, ये सब व्यवस्था करना हम लोग इसमें देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल मौके पर स्टोर करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन सी बात का ध्यान हमको रखना चाहिए, ये इसको समझिए आप लोग, और इसको ताकि एग्जाम में अगर आ जाएगा तो वहां पर लिख सके। सामान्य बातें में अगर देखें, सामान्य बातें एक हम यहाँ पर देखेंगे जिसमें कई पॉइंट हैं, और एक हम विशेष बातें देखेंगे जो कि स्पेशल वो पॉइंट है। तो इसमें सामान्य बातें में देखिए, तो पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ऐसे स्थान पर स्टोर करना चाहिए जहां पर कम से कम स्थान घेरे और कंस्ट्रक्शन वर्क में कोई बाधा न हो। तो आप भाई जहां पर आपको मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहां ऐसे स्थान पर आप मटेरियल को स्टोर करिए ताकि कंस्ट्रक्शन जो वर्क हो रहा है ना उसमें कोई बाधा न उत्पन्न हो। वो इसलिए कि पता चला आपने कहीं पर इधर उधर रख दिया और वहां पर फिर बाद में कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, फिर उसको हटाना पड़ेगा या उसमें दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम होगी। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो पहले से सुनिश्चित कर लो कि भाई कहाँ पर इसको स्टोर करें। आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को धूप, वर्षा, नमी आदि से बचाना चाहिए
सामग्री को खुले में नहीं रखना चाहिए। तो इसको हमेशा जो है ना कमरे में ही रखना है, बंद कमरे में ही रखना है। ठीक है। तो जो सामग्री, ऐसी सामग्री कौन सी सामग्री होंगी, ऐसी सामग्री जैसे सीमेंट हुआ, चूना हुआ, ये सब। तो इनको धूप, वर्षा, नमी आदि से बचाना चाहिए और इनको खुले में हम नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? स्टोर रूम में रखेंगे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मटेरियल को कार्यस्थल के निकट स्टोर करना चाहिए ताकि दूर से ढोने पर जो है अगर देखें तो कम लेबर की आवश्यकता पड़े। अब कम लेबर की आवश्यकता भाई पड़ेगी तो तभी ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो अलग से उसका पैसा देना पड़ेगा। और जो हमारे देखें तो लेबर वगैरह हम लेकर आए हैं, बुलाए हैं, वह लेबर तो और काम में भी व्यस्त रहेंगे। तो ऐसे जगह पर आप स्टोर करिए जहां पर साइट है, उस साइट के जस्ट बगल में ही, कहीं पर और दिक्कत भी ना हो कि भाई उससे कोई बाधा ना उत्पन्न हो और इजिली वहां से लाया जा सके जहां पर काम होना है। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, चौथे पॉइंट पर। ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को नीचे कमेंट कर दिया करें। चौथे पॉइंट पर बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हम नींव की खाइयों एवं अन्य गड्ढों के पास नहीं रखना चाहिए। तो जो हमारा मटेरियल है ना, या जो भी कंस्ट्रक्शन में मटेरियल हम लोग यूज करना है, उसको हम लोग खाई वगैरह के पास नहीं रखेंगे। वो इसलिए कि हो सकता है कि वह नीचे उसमें खाई में गिर जाए, वो सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी वजह से खाई के पास नहीं रखेंगे, हमेशा दूर रखेंगे, नहीं तो नींव में गिरने का भय रहता है, डर रहता है। पांचवें पॉइंट पर अगर बात करते हैं, तो जिस सामग्री को आग से नष्ट होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है, तो उसको हम लोग सावधानी पूर्वक स्टोर करना है। जैसे तेल वगैरह हुआ, ग्रीस हुआ, इसमें थोड़ा ज्वलनशील पदार्थ है, तो ये हो सकता है आग लग जाए, तो इनको ज्यादा सावधानी पूर्वक रखेंगे। अब इस छठवें पॉइंट बात करते हैं, भारी मटेरियल और मशीनरी को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए ताकि कार्य करते समय कई दुर्घटनाएं ना हो। ठीक है, कोई दुर्घटनाएं ना हो, कोई दुर्घटनाएं ना हो मतलब अगर देखें कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो भारी मटेरियल्स होते हैं, या जैसे मशीनरी यूज वगैरह हुई, ये सब इनकी सब वजह से कुछ कुछ घटनाएं हो सकती है। ठीक है। तो इनको हम लोग ऐसे जगह पर रखेंगे ताकि कोई भी काम हो रहा हो तो उनसे कोई अटैचमेंट ना हो। ठीक है, वो दूर रहे, कोई दुर्घटना नहीं होगा। नहीं तो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं, पता चला उनसे टच हो गया, कुछ हो गया, तो दुर्घटना कुछ हो ही सकता है। ठीक है। ये सब चीजें जो है इन पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये थे हमारे सामान्य बातें थी, मतलब कि अगर ऐसे जनरली जो ध्यान में रखना है वो थी। अब आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग और क्या स्टोर करने के लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो विशेष बातें में अगर देखें तो सीमेंट, तो सीमेंट को हमेशा बंद स्टोर रूम में रखना चाहिए ताकि वर्षा की नमी से सुरक्षित रहे। ठीक है। तो हमेशा सीमेंट को हम क्या करेंगे? स्टोर रूम में रखेंगे, बंद कमरे में रखेंगे। चूना की अगर बात करते हैं तो चूने को भी स्टोर रूम में ही में और नमी से दूर रखना चाहिए। सेम वही पॉइंट इसमें भी आएगा। तीसरी बात करें लकड़ी को कैसे स्टोर करेंगे, तो लकड़ी को सीधी तेज धूप और सीलन से बचाकर रखना चाहिए। तो भाई देखिए क्या होता है, लकड़ी में धूप भी लगने से ज्यादा वो क्या होता है, खराब हो जाता है, और सीलन लगने से भी खराब हो जाता है। तो इनको टीन शेड वगैरह के नीचे रखना चाहिए ताकि यह जो है हवा में रहे, ज्यादा इस पे सीलन भी ना लगे और धूप भी ना लगे, तो ये बचे जा सके। अब कमरे में स्टोर रूम में तो रखेंगे तो फिर भाई जगह बहुत ज्यादा घेरेगा। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, गिट्टी। गिट्टी जो है हमारी अगर देखें तो जो हम लोग गिट्टी लेते हैं, ग्रिट जिसको बोलते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, तो इसमें हम जो गिट्टी है ना, गिट्टी को हम लोग 2 मीटर इंटू 0.5 मीटर की हम लोग ढेर बनाएंगे। ढेर कैसे बनाएंगे? इस तरह से देखेंगे, जब आप लोग रेलवे वगैरह में इस तरह से बनाए जाते हैं और रखे रखे गए होते हैं जगह जगह पर, तो ऐसे 2 मीटर में और 2 मीटर में लंबाई चौड़ाई 2 मीटर रहती है, ऊंचाई जो है करीब 1 मीटर नहीं रहती, 50-60 सेंटीमीटर रहती है ऊंचाई। ठीक है, उसी में ऐसे ढेर बनाकर रखा रहता है और उसपे जो है देखेंगे आप लोग तो चाक वोक से भी चूना वूना गिरा जाता है, ताकि उससे क्या होता है कोई चोरी वोरी भी करेगा तो पता चल जाएगा। और ऐसे क्या होगा कि जैसे धूल वगैरह कुछ पड़ गई तो बाद में हवा देकर प्रेशर से उसको हटाया भी जा सकता है, नहीं तो बाद में सब में मिल जाएगा। ठीक है। तो क्या ढेरों को स्टोर करना चाहिए, तो ऐसे जो है अपना ये देखिए तो पूरा ढेर बनाकर इस साइज में और स्टोर करेंगे। इसको मिट्टी कचरा से बचाना चाहिए, तो मिट्टी वगैरह इसमें कचरा वगैरह नहीं गिरना चाहिए, इनसे बचाना चाहिए। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ईंट। ईंट की अगर बात करते हैं तो ईंट को हम लोग कैसे रखेंगे? ठीक है। तो ईंट को हम लोग खुले में चट्टों में लगाकर रखना है। चट्टों मतलब जो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से जुड़ाई करके ऐसे ऐसे रफली ऐसे देखेंगे आप लोग तो ऐसे रख दिया जाता है ना, और इससे क्या होता है हवा वगैरह इस पे लगता रहता है और बढ़िया से अब ये अपना पड़ा रहता है, इसमें कोई धूप वगैरह का तो कुछ है नहीं, कुछ ऐसा फिर ठीक है, वो सुरक्षित रहेगा। इस्पात की बात करते हैं तो इस्पात को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए ताकि नमी से बचाया जा सके, क्योंकि इस पर सीलन लगा तो जंग लग जाएगा।
इससे बचाना चाहिए इस बात को। अनुप्रयुक्त सामग्री मतलब जो देखे जो हमें सामग्री उपयोग में नहीं आ रही है, पहले आ रही थी बट अब उपयोग में नहीं आ रही है, तो ऐसे मटेरियल जिनका कार्यस्थल पर उपयोग न होता हो तो उसे तुरंत हटाकर अन्य कार्यों के लिए भेज देना चाहिए। तो अन्य अन्य कार्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मटेरियल को भेज देंगे कि जाओ भाई वहां पर इसका कार्य होना है, ठीक है, यहाँ पर नहीं यूज है तो उसको मत रखो। ठीक, ये सब व्यवस्थाएं हम लोग को करना चाहिए स्टोरिंग के लिए अगर बात करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकेटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एट साइट। तो जो हमारे उपकरण है या मशीनरी है उनका निर्माण स्थल पर कंस्ट्रक्शन साइट पर कहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें जानना है इस नए टॉपिक में। तो दूसरा टॉपिक आपका जो है वह है उपकरणों का निर्माण स्थल पर स्थापन। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पर हम लोग इक्विपमेंट रखेंगे अपने, उसको समझना है यहाँ पर। तो देखिए, उपकरण एवं मशीनों को निर्माण स्थल पर कंस्ट्रक्शन साइट पर स्थापित करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए, देखिए, तो यहाँ पर है, पहला है आपका उपकरण एवं मशीनों को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां सुरक्षित रहे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, जहां पर वह सुरक्षित रहे वहां पर हम लोग उपकरण और मशीनों को रखेंगे, स्थापित करेंगे। नहीं तो पता चला कल कोई चोरी कर लेके भाग गया, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। तो ऐसी जगहों पर जहां पर सुरक्षा बनी रहे वहीं पर हम इसको रखेंगे। मशीनों को ऐसे जगह पर स्थापित करना चाहिए ताकि संचालन में आसानी रहे। अब आप उसी जगह पर इसको स्थापित करिए जहां पर उससे काम कराया जा सके या काम लिया जा सके और आपके बेनिफिशियल हो। जैसे प्लांट वगैरह पे देखेंगे लगाई जाती है मशीनें, अब वहां से क्या होता है, गिट्टी वगैरह मिक्स करके फिर लाया जाता है, तो वो उपयोगी है। पता चला ऐसे जगह लगा दी है कि जहां पर उनका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, तो आसानी रहे और कार्य की प्रगति भी बनी रहे, प्रॉपर वे में कंक्रीटिंग मिलता रहेगा। ठीक है, मशीनों के चारों तरफ पर्याप्त खुला स्थान होना चाहिए। मतलब अगर मशीन यहाँ पे सेटअप किए हैं तो करीब कुछ दूरी भरे में ऐसे खुला स्थान होना चाहिए, नहीं तो पता चला यहाँ पे कोई काम कर रहा है और यहीं पे लगा दिए सेटअप, तो कोई लेबर इधर उधर हुआ तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा सा इसमें नुकसानदेह हो सकती है, तो ताकि लेबर की सुरक्षा पूर्वक कार्य कर सके। तो जो लेबर है ना, इनकी वजह से थोड़ा सा डर भय उनके अंदर रहता है, वो न रहे, थोड़ा दूर रखो या खुले में थोड़ा सा इसको लगाओ, जो भी प्लांट लगाओ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जो भी मशीनें लंबे नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, तो जो भी मशीनें लंबे समय तक काम नहीं आनी है उन्हें पुनः वापस भेज देना चाहिए। अब बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनका काम नहीं है, जिनका उपयोग नहीं है, अब आप उसको फिजूल के साइड पे रखे हो, उसको भेज दो वापस। ठीक है, जब जरूरत हो तभी मंगवाओ, तो जरूरत पड़ने पर आपको मंगाना चाहिए। क्लियर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्या हमारे मशीनों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, तो उपकरण व मशीनों के कंस्ट्रक्शन साइट पर आने जाने का पूरा लेखा रखना चाहिए। तो जो मशीनें आ रही हैं, जो मशीनें जा रही हैं, उनका पूरा का पूरा लेखा जोखा जो है, कितनी आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, कितने दिन काम किया गया, वो पूरा आपको नोट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और छठवें नंबर पर बात करते हैं विद्युत मोटर को। ठीक है, विद्युत मोटर को खुले में नहीं रखना चाहिए। ठीक, खुले में इसको नहीं रखना चाहिए विद्युत मोटर को, हमेशा विद्युत मोटर को क्या करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, जब जरूरत हो तभी खोलना चाहिए। आगे बात करते हैं मटेरियल ढोने वाले ट्रकों को के पार्किंग की व्यवस्था कंस्ट्रक्शन साइट पर करनी चाहिए। तो जो हमारा मटेरियल ढोता है ना, क्या ट्रक ट्रक जो होते हैं ना, मटेरियल ढोते हैं प्लांट से, मान लीजिए काम यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पर प्लांट है तो यहाँ से ढो कर ले जाते हैं और दिन रात वही काम करते हैं। तो इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यहाँ पर इनको सेटअप किया जा सके। मतलब अगर भाई अब उनको खड़ी करने के लिए कहीं और खड़ी कर देंगे, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अपने ही जहां पर प्लांट है वहीं पर वो व्यवस्था होनी चाहिए ताकि रात के समय वहां खड़ी कर सकेगा ट्रक वगैरह। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 8वें पॉइंट पर बात करें तो बड़े प्रोजेक्ट पर, जो हमारा बिग बड़े प्रोजेक्ट कहीं पर लग रहा हो वहां पर अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मिनी वर्कशॉप में क्या होता है ना कि छोटे छोटे जहां पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, अब वहां पे बहुत ढेर सारी गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, तमाम व्हीकल्स वगैरह हैं इंजीनियर्स के लिए, और कुछ ना कुछ बिगड़ सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनको सही करने के लिए, मतलब ताकि उनको मेंटेनेंस किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक मिनी वर्कशॉप वहीं पर ओपन कर देना चाहिए, स्थापना कर देना चाहिए, ताकि जो है मशीनों की मरम्मत की जा सके, ग्रीसिंग की जा सके, ये सब काम वहां पर किया जा सके उसी कंपनी के द्वारा। ठीक है, नहीं पता चला काम उसको मेंटेनेंस करने के लिए भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो टाइम वेस्टेज होगा।
9वें पॉइंट पर बात करते हैं, उपकरण व मशीनों को विशेष रूप से सुरक्षित रखना चाहिए। तो जो हमारी मशीनें हैं, उपकरण हैं, उनको अच्छी तरह से सुरक्षित इसलिए रखना चाहिए भाई, देखिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी ना तो काम बाधित हो सकता है, काम में ज्यादा टाइम व्यतीत हो सकता है। तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका जो है, अगर बात करें तो ये पॉइंट आपका मैंने जो क्लियर किया है, ये इक्विपमेंट साइड मतलब जो उपकरण है वो साइड में उनका कैसे स्थापन करें, कहाँ पर रखें, उसके लिए था, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरा टॉपिक है, वो तीसरे टॉपिक की अगर बात करते हैं तो ये आपका टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल जॉब लेआउट फॉर ए बिल्डिंग, ठीक है। अगर देखें तो घर के लिए जो है कौन सा हमारा लेआउट तैयार करना है, एक्चुअल जॉब जॉब लेआउट तैयार करना है, ठीक है, कि ताकि अच्छे से कार्य को किया जा सके, कंस्ट्रक्शन किया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक लेआउट तैयार करेंगे। वो लेआउट कैसे प्लान बनाएंगे वो देखिए। तो किसी भवन निर्माण के लिए वास्तविक विन्यास मतलब जॉब लेआउट की तैयारी निम्नलिखित तरीके से की जाती है। अब यहाँ पे जो जॉब लेआउट की बात है ना, वो मैं अगर बताना चाहूँ एक सिंपल लैंग्वेज में आपको, तो मान लो सपोज दैट यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन होना है, यहाँ पर कोई कॉलेज बनना है, बिल्डिंग्स बनना है, ठीक है। तो इसका एक हम लोग को जॉब लेआउट तैयार करना पड़ेगा कि यहाँ पर इतने दूर में कंस्ट्रक्शन काम होना है, इतने में यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं करनी है, यहाँ पर ट्रक खड़ी करने की व्यवस्थाएं करनी है, यहाँ पर मटेरियल स्टोर करने की व्यवस्थाएं करनी है, और यहाँ तक के लिए रोड की व्यवस्थाएं करनी है। ये सब जो पहले से एक प्लान बनाकर एक लेआउट तैयार किया जाता है, वो कैसे तैयारी की जाएगी, वही हम पॉइंट्स को इसमें देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एक्चुअल जॉब लेआउट, ठीक है, फॉर ए बिल्डिंग के लिए। समझ गए? तो ये बिल्डिंग के लिए नहीं, किसी भी वर्ग के लिए हो सकता है, और चाहे ये तो बिल्डिंग के एक एग्जाम्पल तौर पे है, हो सकता है वो रेलवे के लिए हो सकता है वो किसी टैंक वगैरह जो बनते हैं उसके लिए हो, बहुत सारे वर्क होते हैं उनके लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा पहले प्लान तैयार कर लिया जाता है, लेआउट तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट किया जाता है। तो वही हम लोग कैसे तैयारी करेंगे उसकी बात करते हैं, लेआउट की। तो पहला जो पॉइंट है, तो निर्माण सामग्री, वाहन, उपकरण, यंत्र, मशीनरी इत्यादि को ध्यान में रखकर साइट पर पर्याप्त स्थान घेरना चाहिए। अब ये सब जो पूरा का पूरा हमारा देख रहे हैं, हमारे मशीनरी वगैरह हैं, मटेरियल वगैरह है रखने हैं, तो उसी हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर बिल्डिंग्स बनानी है, तो उसी हिसाब से पूरा स्थान आप घेर लो और उस पर तार वगैरह लगा दो, चाहे जैसे उस पर, ठीक है, बाउंड्री पूरा बना लो कि इतने में हमको पूरा काम करना है। देखिए कहीं पे मेट्रो वर्क होता रहा है, कुछ भी होता रहता है, तो पूरा एक वो लोग क्या करते हैं, टीन शेड का पूरा लगा देते हैं चारों तरफ, उसी के अंदर वो काम करते हैं। तो वो पूरा का पूरा आपको इस तरह से घेरा बना लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के भंडार कंस्ट्रक्शन साइट के निकट होने चाहिए ताकि ढुलाई न करनी पड़े, ठीक है, ये कल ही नहीं होगा, न करनी पड़े, धुलाई न करनी पड़े। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो हम लोग स्टोर करेंगे ना, उसको हम लोग, अभी मैंने पीछे भी कोई पॉइंट बताया था, बट यहाँ पर भी मटेरियल की बात आ रही है स्टोर की, तो बता दे रहा हूँ कि हम लोग वहीं पर उसको स्टोरेज बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं बताया नजदीक, अब मान लीजिए ये पूरा घेरा लगाए हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम हो तो यहाँ कहीं पर नजदीक में, ठीक है, इससे क्या होगा, मटेरियल यहाँ रखा है, यहाँ पे यूज हो जाएगा। अगर यहाँ पर रख देंगे तो बार बार ढोना पड़ेगा, ठीक है, वो दिक्कत करेगा। तो तीसरे पॉइंट बात करते हैं, सीमेंट, चूना, पेंट इत्यादि को स्टोर करने के लिए स्टोर शेड बनाना चाहिए। तो स्टोर शेड, हम देखिए इसमें क्या होता है ना कि हम जो कोई भी इस तरह के सामग्री है, जैसे सीमेंट है भाई, इसमें नमी लग जाएगी, चूना में नमी लग जाएगी, पेंट, इनके लिए एक हम लोग क्या करते हैं, अब परमानेंट तो बना नहीं सकते, तो हम लोग टेम्पोररी शेडिंग वगैरह बना देते हैं स्टोर रूम, उसमें इसको स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको स्टोर शेड बोलते हैं, जो टीन शेड का बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर व्हीकल जाने के लिए पर्याप्त चौड़ा रास्ता उपलब्ध होना चाहिए ताकि ट्रक मटेरियल लेकर पहुंच सके। अब हमारा जो ट्रक है वो अभी पहुंच जाए कंस्ट्रक्शन साइट तक, तो इस तरह से एक हम लेआउट भी इसमें तैयार करेंगे कि यहाँ पर ऐसे रोड अटैच कर देंगे, कोई भी मटेरियल लेकर आ रहा है उसकी चौड़ाई भी पर्याप्त रहे कि उस साइट तक पहुंचा जा सके। तो पहले रोड की ही व्यवस्था करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बात करते हैं, इसमें और क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर देखेंगे लेआउट, ये आपका, अब यहाँ पे देखिए सामग्री के ढेर इस प्रकार लगाने चाहिए ताकि लेबर की कार्य में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब जो हमारा लेबर कार्य कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए कोई दिक्कत की बात ना हो, पता चला आपने साइड में ही कहीं पर जो है सामग्री रख दिया है, उसके लिए दिक्कत होने लगी, वो सब नहीं हो प्रॉब्लम्स। तो आप जो है ऐसे जगह पर स्टोर करेंगे जहां पर जगह स्पेस फ्री हो, वहां पर करेंगे, या थोड़ी दूर पर करेंगे जहां कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, ठीक है।
छठवें पॉइंट पर बात करते हैं मटेरियल की सेफ्टी के लिए इंट्री गेट पर चेकिंग करने एवं लेखा जोखा रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब कोई मटेरियल कहीं से आ रहा है तो उसका पूरा ब्यौरा आप मेंशन करेंगे कि हाँ कहाँ से कितना आ रहा है, क्या है, इतना एंट्री करके उसके बाद फिर उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे भेजेंगे। तो ये पूरा ब्यौरा भी आपको ही व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि वहां पर गेट पर रुक कर वो चेक कर सके और उनका लेखा जोखा रख सके। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए साइड पर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे 7वें पॉइंट पर निर्माण स्थल पर पानी पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा बहुत जरूरी है तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे मेन अगर देखें तो पानी की तो व्यवस्था होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्राकृतिक करे सॉरी बिजली की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए और जो प्राथमिक चिकित्सा है जैसे फर्स्ट एड वगैरह बॉक्स वगैरह पे होना चाहिए, एक आध डॉक्टर अपॉइंट होना चाहिए ताकि किसी को कुछ दिक्कत आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनको दवा दे सके, ट्रीट कर सके, ठीक है। ट्रीटमेंट करेगा ताकि वो जल्दी से सुधार हो सके लेबर्स में। वो सब यहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत उनको ना हो और कोई असुविधा ना हो और जो भी आवश्यक चीजें उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। आगे बात करते हैं 8वें पॉइंट पर, तो कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि सभी स्टाफ की सुरक्षा बनी रहे। तो ऐसे मैनेजमेंट को वहां पर अपॉइंट करना है ना कि वह मैनेजमेंट क्या करे, पूरे टीम से मिलकर और टीम मिलकर पूरे स्टाफ को सुरक्षा प्रदान करे। सुरक्षा प्रदान मतलब यह है यहाँ पर तात्पर्य कि उनके लिए ऐसा जो है सेटिंग करे टाइमिंग वगैरह हर एक चीज कि उनको ऐसा ना हो कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। ये सारी चीजें पूरा थोड़ा सा उनको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक। तो आप ऐसा मैनेजमेंट बनाएं ताकि कोई असुविधा ना हो, सुरक्षा उनकी बनी रहे जो हमारे वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं। यदि कार्य के दौरान कोई जॉब लेआउट में कुछ बदलाव करना हो तो सरलता से हो सके, यह भी उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा पूरा लेआउट है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था इधर है। अब मान लीजिए पानी की व्यवस्था इधर शिफ्ट करना है तो ऐसा उसमें लेआउट में प्लान होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे स्पेस खाली है, इधर शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये सब व्यवस्थाएं उसमें होनी चाहिए, तब जाके अगर हम बात करें तो जॉब लेआउट जो हमारा है वो पूरा होता है, उसकी तैयारी पूरी होती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाएगा जॉब लेआउट के, इन सब पॉइंट्स को आपको वहां पर लिखना होगा कि क्या क्या कर व्यवस्थाएं वहां पर हमको करना है। आगे बात करते हैं हम निर्माण स्थल पर श्रमिक व्यवस्था, ठीक है। निर्माण स्थल पर श्रमिक व्यवस्था, तो इसकी बात करें ऑर्गेनाइजिंग लेबर एट साइट, ठीक है। अब हम लोग देखें तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है उस वहां पर क्या हमको लेबर की व्यवस्थाएं करनी है, उनका हर एक व्यवस्था को यहाँ पर हम लोग समझना है, ध्यान रखना है। तो देखिए निर्माण स्थल पर श्रमिक व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट्स को नोट कर लें और ध्यान में रख लें, तो ये माइंड में आपके सेट हो जाएगा, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को लेबर शेड्यूल की प्रति दे देनी चाहिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो लेबर का कॉन्ट्रैक्ट लेता हो, ठीक है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो वो तो लेबर को पकड़ने नहीं जाएंगी, तो छोटे छोटे एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे लेबर को जो है बुलवा लिया जाता है। जितनी जरूरत है उनको एक आप लेबर शेड्यूल दे दीजिए, प्रति दे दीजिए, उसमें कितना की मांग है आपकी, उसके आवश्यकता के अनुसार वो लेबर जो है व्यवस्था करा देंगे। तो चाहिए ताकि वह समय पर लेबर की आवश्यक संख्या में व्यवस्था कर सके। तो जैसा जितना संख्या की जरूरत होगी पहले आप दे देंगे, वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर लोग। एक प्रभारी एक प्रभारी के अधीन इतने ही लेबर होने चाहिए ताकि उन पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके। अब जो हमारा देखें तो प्रभारी है, ठीक है। प्रभारी की बात करें तो जो लेबर को जो हमारा साइट चलता रहता है उनमें एक एक प्रभारी नियुक्त कर देते हैं। वह क्या करता है 8-10 लेबरों को ध्यान में रखता है, बताता नहीं ये काम तुम्हारा स्लो है, ये ऐसे काम करो, ये ऐसे करो, वो प्रभारी होता है। उसी में किसी लेबर को भी बनाया जा सकता है, ठीक है। जो लेबर होते हैं जो थोड़ा सीनियरिटी में रहेगा उन्हीं को बना देंगे। तो इसकी अधीन इतने ही लेबर होने चाहिए ताकि उन पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके। एक मेट के अधीन 6 से 8 सॉरी 6 से 10 से अधिक 6-10 से अधिक जो है नहीं रखते हैं ना, श्रमिक नहीं होने चाहिए, ठीक है, लेबर नहीं होने चाहिए। तो मेट क्या है, मेट की अगर बात करते हैं तो एक तरह से देखिए तो प्रभारी ही होता है ये, या पीडब्ल्यूडी में मेट पोस्ट होती है, ठीक है, मेट बोलते हैं। तो इनका काम क्या है, लेबर को कंट्रोल करना, बताना कैसे काम करना है, उनको ब्यौरा देना, तो उनको ऊपर की टीम को ब्यौरा देना, ये सब मेट का काम है, ठीक है। एज ये देखिए सुपरवाइजर। चलिए आगे बात करते हैं, कार्य के प्रकार के अनुरूप ही कुशल अकुशल श्रमिक लगाने चाहिए। कुशल अकुशल श्रमिक की बात करते हैं अगर,
तो जैसे मान लीजिए कि अकुशल श्रमिक कोई है जो उसको उतना ज्ञान नहीं है, उसको आप ऐसे जगह पर लगाइए जैसे मिट्टी की भराई करनी है, गिट्टी की भराई करनी है। अब उसमें क्या ज्ञान की आवश्यकता है, तो वहां पर उनको लगाइए। जो कुशल श्रमिक हैं, जैसे कोई काम मशीनरी चलाना जानता हो, ठीक है, कोई टेपिंग करना जानता हो, चैनिंग करना जानता हो, उनको वहां पर लगाइए ताकि वो काम कर सके। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेजेबल, तो ऐसे उसी के अनुरूप लगाइए जैसा उनका वो काम कर सके। ठीक है, चौथे पॉइंट पर बात करें, लेबर को आवश्यक औजार सामग्री साइट पर ही मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो उनको काम करना है वो घर से लेके आ रहे हैं या कंपनी से लेकर, भाई वहीं पर जाए साइट पर, ये पूरा सामान व्यवस्थाएं औजार वहां पर उनको उपलब्ध हो जाए और काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब औजार उपकरण जैसे फावड़े वगैरह हुए ये सब, ठीक है, सामग्री वगैरह जहाँ काम करना है जिस पर, वो सब वहां पर उपलब्ध हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं पांचवें पॉइंट पर। पांचवें पॉइंट पर बात करेंगे कि कार्य की मांग के अनुसार लेबर की संख्या बढ़ाते घटाते रहना चाहिए। अब कार्य की मांग क्या है, जैसा भाई लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, मान लो कोई कुछ बड़ा काम चल रहा है, मान लीजिए स्लैब का काम चल रहा है। अब स्लैब जब ढलाई होती है, छत ढलाई होता है, तो ज्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती है, उस समय ज्यादा लेबर बुला लेना चाहिए। ठीक है, बढ़ा लेना चाहिए संख्या लेबरों की। अगर कम जरूरत है तो और को भेज देना चाहिए, कम को रखना चाहिए। ठीक है, इससे फायदा ये है कि ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा आपका और लेबर को ज्यादा पैसे भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब आगे बात करते हैं छठवें पॉइंट पर। कुछ लेबर को स्थायी रूप से नियुक्त करना चाहिए और इनको कार्य का ट्रेनिंग देना चाहिए। तो बहुत सारे लेबर थोड़ा सा कुशल होते हैं, उनको जानकारी होती है, उनको कंपनी में अपॉइंट कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि वह आपका पूरा जो और भी काम है उनको ट्रेनिंग दे दीजिए, वो और भी अच्छे से काम कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं कंपनी। ठीक है, आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर के लिए पीने का पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। तो पानी वगैरह भी यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं कर देनी चाहिए कि पानी वगैरह उनको उपलब्ध हो सके। ठीक है, ये सब व्यवस्था उनको, भाई देखिए पानी पीना बहुत जरूरी है, तो जाहिर सी बात है उनको पानी की व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं 8वें नंबर पर, लेबर के प्रोग्रेस को लेखा जोखा अवश्य रखना चाहिए। अब उनकी देखिए प्रोग्रेस क्या है, लेबर कितना काम कर रहे हैं, कितना फास्ट कर रहे हैं, वो सब लेखा जोखा इसलिए रखेंगे ताकि उनको उसी हिसाब से पेमेंट की जा सके, या अगर काम स्लो कर रहे हैं उनको बताया जा सके। तो ये सब पूरा लेखा जोखा रखना पड़ेगा लेबर के लिए। 9वें पॉइंट पर बात करते हैं, एक कार्य पर नियुक्त किए गए लेबर को बार बार नहीं बदलना चाहिए। अगर आपने 4 लेबर को भेज दिया खुदाई कार्य के लिए, तो काम को खुदाई कर रहे हैं मिट्टी की, अब ये नहीं रोज डेली आकर उनको चेंज करो। ऐसा लेबर रखो कि बार बार चेंज ना करना पड़े, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा, छोड़ छाड़ चले जाएंगे काम होने को। ठीक है, इन सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई मैनेजमेंट हो आप, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 10वें नंबर बात करते हैं, लेबर के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप जैसे कोशिश ये करो भाई कि जो हमारे लेबर हैं वह साइट पर ही सोएं, वहीं पर खाना मिल जाए, खाएं बनाएं, सब कुछ, बार बार उनको जाना ना पड़े, नहीं उनको पैसे का वेस्टेज होगा, आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा, काम लेट होगा, ठीक, काम डिले हो सकता है। तो वो सब रहने की व्यवस्था, आवास वगैरह वहां पर उनको टेम्पोररी बेसिस पे प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो ये सब व्यवस्थाएं आपकी होनी चाहिए श्रमिकों के लिए। ठीक, ये 4 टॉपिक थे आपके, चारों टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 में 4 टॉपिक चारों क्लियर हैं, तो ये आपका सिलेबस मतलब चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। बीटी यूपी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अदर बोर्ड वाले भी ये सिलेबस मैच करा से लीजिएगा, आपका चारों टॉपिक कवर हुआ होगा। हो सकता है ये आपका इस चैप्टर में ना हो, दूसरे में हो, लेकिन ठीक है, लेकिन होगा जरूर। चलिए, तो आई होप समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करेंगे और वीडियो मिलेगी जरूर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। चलिए, ओके, बाय बाय।